सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया यूनिट नंबर 3, एस्टिमेशन एंड स्केड्यूलिंग। ठीक है, ये पूरा यूनिट किस पे बेस्ड है? आपके प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन और उसको स्केड्यूल कराने पे। ठीक है, हमने उल्टा क्यों पढ़ा है मैंने आपको क्लियर किया हुआ था। ये वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका फटाफट खत्म करवाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा यूनिट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कभी भी आप प्रोजेक्ट एस्टिमेट करने से पहले ना प्रोजेक्ट को अपने प्लान करते हो। क्या करते हो? प्रोजेक्ट को प्लान करते हो। छोटा सा प्रोजेक्ट हो या बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट, प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग स्टेक होल्डर्स। सॉरी, पहला स्टेप क्या है? डिफाइनिंग स्टेक होल्डर्स, जिसमें आप ये डिफाइन करते हो कि कौन कौन आपके प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है। करेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? डिफाइनिंग रोल्स, मतलब आप हर स्टेक होल्डर को जो जो इन्वॉल्व है उसको उसका रोल असाइन कर देते हो। ठीक है, ये सेकंड हुआ। तीसरा क्या है? इंट्रोड्यूस स्टेक होल्डर्स, मतलब अब देखो आपने 10 लोग को पकड़ा हुआ है, 10 लोग को पकड़ा है, 10 लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो क्या आप सही से प्रोजेक्ट बना पाओगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, सो क्या कराना है इसमें? आपको आपके स्टेक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस कराना है। सारे टीम मेंबर्स, एवरीवन शुड बी इंट्रोड्यूस टू देमसेल्व्स। करेक्ट। फिर क्या है? गोल सेटअप करना। आप गोल सेट करोगे कि मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें करनी है। फिर टास्क प्रायोरिटाइज कराना। आपको टास्क डिफाइन करना है कि ये टास्क परफॉर्म होंगे आपके प्रोजेक्ट में, फिर उनको प्रायोरिटी देना कि ये टास्क पहले होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अगर आप कोई भी टास्क करने जाओगे तो उससे क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि एक टास्क बहुत ही ज्यादा टाइम ले ले, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी, तो आपने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपना सब कुछ वेस्ट किया। ठीक है, सो प्रायोरिटाइज कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ स्केड्यूल। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ स्केड्यूल, जिसमें आप पूरा बनाते हो कि मैं ये दिन ये टास्क करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा और ये सब चीजें करूंगा। फिर अगला क्या होता है? एसेसिंग द रिस्क। याद आया रिस्क वाला यूनिट, कि आपको रिस्क भी इसमें एसेस करने पड़ेंगे कि ये रिस्क टास्क परफॉर्म करते टाइम आ सकते हैं, ये का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, आप एक दूसरे को जान रहे हो, सारे स्टेक होल्डर्स आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, बस वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तो फिर आगे आप इंटरेक्शन अगर कराने बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक स्टेक होल्डर कुछ काम कर रहा है, आपका एक स्टेक होल्डर कुछ काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रोडक्ट डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी चीजें हमने पहले की है ना, उनको एक बार चेक करते हैं कि मैंने सही से की है या नहीं। करेक्ट। रीअसेसमेंट मतलब फिर से चेक करना। एंड फाइनल इवैल्यूएशन इज फाइनल आउटकम यील्ड करना या फाइनल आउटकम देना। ठीक है, आगे आते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप स्कोप और उसकी फीजिबिलिटी डिफाइन करते हो। स्कोप क्या है? कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एवरीथिंग इज डिफाइंड विद इन द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। करेक्ट। अब देखो यहां पे मैंने कुछ स्कोप लिखे हुए हैं, जैसे फंक्शन एंड फीचर्स, डेटा, कंटेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेड टू द यूजर, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स। एक चीज आपको यहां पे बताना है मुझे, विच इज कंटेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेड टू द डेटा, मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने यूजर से कितना एक्सपोज करा रहे हो, आप अपने सॉफ्टवेयर को यूजर से कितना ज्यादा एक्सपोज करा रहे हो, इज नोन एज कंटेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेड टू द यूजर। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रेंट्स, मतलब आप क्या क्या उसमें लिमिट्स लगा रहे हो, क्या क्या चीजें लगा रहे हो जिसकी वजह से उस पे कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हर चीज नहीं दिखा सकते, हर चीज नहीं कर सकते, आपको उसको लिमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग लिमिटेड इज गुड, लिमिट से ज्यादा चीजें की तो खराब होती है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे ही आप स्कोप डिफाइन कर लेते हो ना, आपको फीजिबिलिटी डिफाइन करनी होती है। क्या डिफाइन करनी होती है? फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, तरह तरह की फीजिबिलिटी होती है। जैसे सॉफ्टवेयर फीजिबिलिटी, मतलब देखो आप फीजिबिलिटी को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कुछ बातें बोल दी। ठीक है, अब मेरा एक्शंस, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं अपने कॉलेज का टॉपर हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने कुछ बातें बोली कि मैं अपने कॉलेज का टॉपर हूं, मैंने ये ओलंपियाड्स क्रैक किए हैं, मेरा कोडिंग स्किल्स ऐसा है। ठीक है, लेकिन उसको जब प्रूव करने की बारी आई या एक्चुअल बात करने की बारी आई तो वो एक भी चीज प्रूव नहीं हो पाई।
मतलब मेरे पास कुछ सपोर्ट ही नहीं है कि मैं प्रूव कर पाऊं कि मैं कॉलेज का टॉपर हूं, सो मैं फीजिबल नहीं हूं। लेकिन अब आपको समझ आया होगा कि मैं सॉफ्टवेयर से फीजिबिलिटी कैसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है। अब फीजिबिलिटी के बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर फीजिबिलिटी, नेक्स्ट उसमें भी और टाइप्स होते हैं, ठीक है। टेक्निकल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, फाइनेंस फीजिबिलिटी, स्केड्यूल फीजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, ठीक है। टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या है? एसेस वेदर द टेक रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। आपने डिफाइन तो कर दिया कि मेरे को रिएक्ट जेएस लगेगा, मेरे को मोंगोडीबी लगेगा, मेरे को नोड जेएस लगेगा, ये लगेगा, लेकिन आपके टीम में ही वैसे लोग नहीं है कि वो ये सब चीजें ऑपरेट करा पाए या ये सब फ्रेमवर्क्स के बारे में उनको जानकारी हो, तो क्या टेक्निकली फीजिबल है ये? बिल्कुल भी नहीं फीजिबल है, करेक्ट। टेक फीजिबल मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक, करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, evaluates whether the project can be integrated into the current operations and whether it will be accepted by the users and stakeholders, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब आपका जो करंट एनवायरनमेंट है ना, उसमें अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करा है तो वो उधर फिट बैठेगा। मतलब आपका कंपनी है, आपका क्या है, एक कंपनी है, उसका एक एनवायरनमेंट फिक्स होगा, उसका एक वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। उसमें आपने अगर एक प्रोजेक्ट लाया, उसमें आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जो आपके कंपनी के एनवायरनमेंट या वर्क एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठ रहा है, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी ना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथमेटिक्स आता है, आपको मैथमेटिक्स आता है, लेकिन मैंने आपको प्रॉब्लम दिया किसका? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी ना, क्योंकि वो आपके वर्क एनवायरनमेंट में सूट नहीं करता है। सो इट्स नॉट ऑपरेशनल फीजिबल, करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइनेंस फीजिबिलिटी, नेक्स्ट इज फाइनेंस फीजिबिलिटी। अब फाइनेंस फीजिबिलिटी की बात क्या होती है? इवैल्यूएट्स इफ द प्रोजेक्ट कैन बी बिल्ट विद इन द गिवन बजट। मतलब फाइनेंशियली आपका प्रोजेक्ट फीजिबल होना चाहिए। फाइनेंस मतलब पैसा, दैट्स इट, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम द स्केड्यूल फीजिबिलिटी, मतलब जो स्केड्यूल आपने डिसाइड किया है, आपका प्रोजेक्ट का जो स्केड्यूल डिसाइड किया है वो रियलिस्टिक है, मतलब उतने टाइम में सही में प्रोजेक्ट बन जाएगा, देन इट इज स्केड्यूल फीजिबल, अदरवाइज इट्स नॉट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरी वीडियो 9 बजे तक आ जाएगी, लेकिन 9 बजे तक नहीं आई, ऑलमोस्ट 10-10:30 हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो टास्क रहा वो स्केड्यूल फीजिबल नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब किस पे? रिसोर्स मैनेजमेंट पे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हो, आपको किस पे स्विच करना है? रिसोर्स पे। मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज तो लगेंगे, तो उनको प्रॉपरली लिस्ट करना, मैनेज करना, एनालाइज करना, वो रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स, one is human resources, second one is reusable software resources and next one is environment resources, ठीक है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है कि जितने भी ह्यूमंस आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के पार्ट होते हैं। अब वो टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो सब चीजें लिखी है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में हायरार्की होती है कि एक सुपरवाइजर होगा, एक टीम लीड होगा, फिर उसके अंदर इंडिविजुअल्स होंगे, फिर ऐसे ऐसे कुछ लोग होंगे, करेक्ट। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ना ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड भी चलता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड भी चलता है, लेकिन अगर मैंने एक लार्ज प्रोजेक्ट बनाया तो फिर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, करेक्ट। नेक्स्ट वी कम टू रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नाम से क्या पता चल रहा है? रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जिनको मैं बार बार यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट्स में, ऐसे रिसोर्सेज जो जिसको मैं बार बार यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में, दिस इज नोन एज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब इसमें 4 टाइप के होते हैं। ओटीएस कंपोनेंट्स, ऑफ द शेल्फ जिसको बोलते हैं, मतलब आपने क्या किया है, आपका एक प्रोजेक्ट है, आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर उसमें आपने कुछ ऐसी चीजें, थर्ड पार्टी चीजें इंटीग्रेट कराई हुई हैं, जैसे एपीआई इंटीग्रेट कराया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने बनाया क्या? नहीं, आपने तो नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, तो वो ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट है, आप उसको बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपके इंडिविजुअल्स, आपके वर्किंग इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से एक्सपीरियंस है, जिनका आपके प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स को पूरी तरह से एक्सपीरियंस है, इज नोन एज फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपकी टीम में रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स, और आई कैन से मोंगोडीबी, ठीक है। पार्शियल में मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आगे भी वो समझ जाएंगे उसको, जैसे नोड जेएस, ठीक है। अब न्यू कंपोनेंट क्या? जिसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लेकिन उसको बार बार यूज करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नोन एज सॉलिट्यूड,
SOL, which is known as solitude. Correct? It's clear? Let's proceed further. Environment resources में क्या क्या आ जाते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना आपके लिए एनवायरमेंट कुछ भी नहीं है. आपके लिए एनवायरमेंट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट्स इट. अब आप वो सब भी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो, वर्क एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. डायरेक्टली आपको अफेक्ट क्या करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप टेक्निकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हो. करेक्ट? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर देखो लिखा है इज द फिजिकल कंपोनेंट. हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट. सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज लाइक एन इंटरफेस. इट इज लाइक एन इंटरफेस जिसमें जो हमारा डेवलपर होता है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है. सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल बोलूं, ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. किस पे आया मैंने? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. देखो आपने प्लानिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, अब आता है क्या? प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कराना. एस्टिमेशन क्यों करना है यार? एस्टिमेशन क्यों करना है? देखो आप जब किसी के पास बैठते हो, ठीक है, आप जब किसी के पास बैठते हो या अपने प्रोफेसर के सामने बैठते हो, आप उसको बोलते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो वो आपसे क्या पूछता है? कितने दिन में बना लोगे? कितने दिन में बना लोगे ये प्रोजेक्ट? ठीक है, जैसे मैं प्रोफेसर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हो. करेक्ट? मैं आपसे बोला कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है मेरे चैनल के लिए, सोलो स्कॉलर चैनल के लिए. तो 10-12 लोग आए, उनसे मैंने पूछा आप कितने दिन में बना लोगे? ठीक है, तो आपने कुछ सोचा होगा, फिर मेरे को बोलोगे कि सर मैं 15 दिन में बना लूंगा, मैं 12 दिन में बना लूंगा, कोई बोलेगा मैं 2 दिन में बना लूंगा. ठीक है, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. अब मैं इसमें और डीप डाइव करूंगा तो मैं पूछूंगा आप कौन कौन से रिसोर्स यूज करोगे, कितने पैसे लगेंगे, और भी अगर पैरामीटर्स ऐड कर लूं तो ये भी एस्टिमेशन का ही पार्ट है. करेक्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस देखो, यही सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो अभी बोला, टाइम बिल्डिंग, ये सब कितना टाइम लगेगा बनने में, कितना टाइम लगेगा टेस्ट करने में, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये सब, बजट डिफाइन करने में हेल्प करता है ना. मैं अपना बजट डिफाइन कर पाऊंगा ना. अब कोई मेरे को बोलेगा मैं 1 करोड़ में आपका वेबसाइट बनाऊंगा, तो उतना मेरा बजट ही नहीं है. करेक्ट? समझ पा रहे होगे? आगे आते हैं डिकम्पोजिशन टेक्निक्स. देखो डिकम्पोजिशन टेक्निक्स ना, ये जो ऐसे हेडिंग दिया हुआ है ना, बहुत अजीब सी हेडिंग दिया है. ठीक है, लेकिन डिकम्पोजिशन टेक्निक को आप किससे रिलेट कर सकते हो पता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग से. प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप क्या करते हो? आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया जाता है, तो आप उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हो, एंड देन यू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली एंड लेटर यू मर्ज इट इन. करेक्ट? वही चीज यहां पे करनी है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ब्रेक कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, यूज केसेस, लाइंस ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. करेक्ट? और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसको एस्टिमेट करा रहे हैं उनकी मदद से. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो उसमें क्या टाइप्स होते हैं? एक है सॉफ्टवेयर साइजिंग, जिसमें साइज हम डिफाइन कर रहे होते हैं. साइज की मदद से हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अच्छा मैंने आपको अटेंडेंस ऐप बोला तो इसका इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा ऐप हो सकता है ये, तो आप इधर से मेरे को एस्टिमेट करके बता रहे हो. फिर मैंने आपको बोला कि आपको एक टू डू लिस्ट बना रही है, तो आप उसका सॉफ्टवेयर का साइज इमेजिन कर पा रहे हो कि इतना बड़ा हो पाएगा. करेक्ट? ये एक हुआ. दूसरा क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन. प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन मतलब मैंने आपको एक प्रॉब्लम बोली और आप उसके हिसाब से एस्टिमेशन दोगे. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मेरे लिए एक वेबसाइट बनानी है, सोलो स्कॉलर का एक वेबसाइट बनाना है, तो सोलो स्कॉलर्स वेबसाइट इज द प्रॉब्लम फॉर यू. इट्स द प्रॉब्लम फॉर यू, एंड नाउ यू विल बी गिविंग द एस्टिमेशन डिपेंडिंग ऑन दैट प्रॉब्लम. अब उसमें कुछ टाइप्स हैं, 2 टेक्निक हैं एक्चुअल में. वन इज LOC बेस्ड एंड सेकेंड वन इज फंक्शन बेस्ड. ठीक है, फंक्शन FP बेस्ड बोलते हैं, फंक्शन पॉइंट्स बेस्ड. ठीक है, वन इज LOC बेस्ड एंड सेकेंड वन इज FP बेस्ड. LOC देखो मैंने देखा है कि आपकी बुक्स में बहुत ही गंदा लिखा हुआ है. ठीक है, टेक नॉलेज भी पढ़ लिया मैंने, टेक्निकल भी पढ़ लिया, टेक्नियो तो मैं तो बहुत ही गंदा लिखा है, टेक्नियो तो बहुत ही ज्यादा गंदा लिखा है. ठीक है, तो इन तीनों का मैंने देखा बहुत ही ज्यादा गंदा लिखा है, इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि LOC समझ ही नहीं आता. देखो LOC में आपको सिंपल सा बताऊं क्या? ये देखो आपका ये प्रोजेक्ट है ना, आपका ये प्रोजेक्ट है और इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, इसमें आप क्या करते हो कि फॉर एवरी मॉड्यूल यू एस्टिमेट द लाइंस ऑफ कोड. मतलब कितनी लाइंस लगेंगी आपको. फॉर एवरी मॉड्यूल यू एस्टिमेट द LOC, लाइंस ऑफ कोड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मॉड्यूल 1, दिस इज मॉड्यूल 2 एंड दिस इज मॉड्यूल 3. फॉर मॉड्यूल 1 यू से कि मेरे को 4000 लाइन लगेगा, मेरे को 4000 लाइन लगेगा. फॉर मॉड्यूल 2 यू से 3000 लाइन लगेगा. ठीक है, फॉर मॉड्यूल 3 यू से
कि 2000 लाइन लगेगा। तो टोटल कितना लगा, टोटल लाइंस कितनी लगेंगे, 437,729, 9000 लाइंस टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, 9000 लाइंस। अब 9000 लाइंस तो टोटल है, और मैं बोलता हूं कि मैं कोड कर पाता हूं सिर्फ कितनी, 100 लाइंस एक दिन में, 100 लाइंस इन वन डे, पर डे। तो मेरे को टोटल डेज कितने लगेंगे, पूरा मैथमेटिक्स है यार, टोटल डेज कितने लगेंगे, 9000/100 विच वुड बी 9 डेज, 90 डेज, सॉरी मेरा भी मैथमेटिक्स पानी में गिरा हुआ है। टोटल कितने डेज लगेंगे मेरे को, 90 डेज। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, तो आप मेरे को आके क्या बोलोगे एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन के हिसाब से कि प्रोफेसर मेरे में 3 मॉड्यूल्स हैं, मैंने 3 मॉड्यूल्स के अपने अपने लाइंस ऑफ कोड डिपिक्ट कराए हैं, और फिर मैं इतने कोड्स कर सकता हूं, टोटल डेज मेरे को कितने लगेंगे, 90 डेज। दिस इज व्हाट इज एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है ये। इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि ये होता है, ऐसे होता है, इतना ऐसे ऐसे करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं। अरे ठीक है, फॉर्मूलाज लगाते हैं, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉपर घुसे नहीं, उनको क्या समझेगा फॉर्मूला, आप बताओ। अभी आगे आप देखोगे कोकोमो मॉडल, ये सब फालतूगिरी दिया हुआ है, वो अब आगे हम समझते हैं। देखो यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। अब देखो एलओसी में ना हर चीज इंक्लूड नहीं करते, मतलब लाइंस ऑफ कोड में ना आप हर चीज इंक्लूड नहीं करते। जैसे क्या नहीं इंक्लूड कर सकते, कमेंट्स और ब्लैंक लाइंस। आप मेरे को बताओ ब्लैंक लाइंस का कोई ऐसे एग्जिस्टेंस है क्या, ब्लैंक लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस है क्या। अब आप देखो, अगर मैं ब्लैंक लाइंस को भी गिनने लगूं तो इसका मिस यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक डेवलपर होगा जो 100 ब्लैंक लाइंस देगा, एक डेवलपर होगा जो 100 ब्लैंक लाइंस देगा, तो उससे मेरा एलओसी पे इफेक्ट पड़ेगा। एक डेवलपर होगा जो सिर्फ 50 ब्लैंक लाइंस देगा, उससे भी मेरे एलओसी पे फर्क पड़ेगा। अब कमेंट्स की बारी आई, कोई बहुत कम कमेंट्स लिखेगा, कोई बहुत ज्यादा कमेंट्स लिखेगा, वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ऐसे जो मतलब आप बोल सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड चीजें, उनको मैं इंक्लूड नहीं कराऊंगा। जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे डिक्लेरेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, फंक्शन कॉलिंग, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इनसाइड एलओसी। करेक्ट। अब इसके एडवांटेजेस आप पढ़ लो, डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला था, जो एग्जांपल बोला था। देखो 4 मॉड्यूल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उनकी लाइंस मैंने दी, उनका टोटल सम निकाला, फिर मैंने अपना प्रोडक्टिविटी रेट बताया कि मैं 70 लाइंस ऑफ कोड पर डे लिख सकता हूं, तो मैं टोटल एफर्ट कितना लगेगा मेरे को, 200 दिन। ठीक है, ऐसे मेरे पास टोटल कितने डेवलपर हैं, 5 डेवलपर हैं। ऐसे मेरे पास 5 डेवलपर हैं। करेक्ट। एक डेवलपर को अगर 200 दिन लग रहा है तो 5 डेवलपर को 40 दिन लगेगा। ठीक है, शायद मैंने इधर गलत बोल दिया। क्यों गलत बोला, क्योंकि ये जो टोटल डेज है, ये टोटल डेज है, ये टोटल डेज है। ठीक है, अब ये 200 को मेरे को 5 डेवलपर्स में बांटना है, तो एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 40 दिन लगेगा। अगर 5 डेवलपर 40 दिन तक लगातार काम करेंगे तो 200 डेज में प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर उनकी एफिशिएंसी कितने की है, 70 लाइंस ऑफ कोड पर डे की है। आप इतनी मैथमेटिक्स समझ पा रहे होगे, शायद मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशनल ओवरहेड क्यों लिखा है, देयर आर चांसेस कि कुछ फेलियर हो जाए, कुछ रिस्क आ जाए, फालतू की चीजें आ जाए, तो 20 दिन एक्स्ट्रा मैंने जोड़ लिया, तो टोटल डेज कितने लगे, 60 डेज। दिस इज व्हाट इज एलओसी, दैट्स इट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पेपर में ये लिख देना, मैंने भी पेपर में सेम टू सेम यही चीज लिखी थी, सेम टू सेम। और मैं आपको बता दूं, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 59 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 70, तो आप समझ सकते हो कि मैंने पेपर क्या लिखा होगा। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे आते हैं किस पे, एफपी बेस्ड एस्टिमेशन पे। एफपी बेस्ड, देखो एलओसी को ना बहुत ही ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्कार्ड किया हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसी नॉन स्टैंडर्ड चीजें हैं जैसे ब्लैंक लाइंस और कमेंट्स। ठीक है, और सबका लाइंस ऑफ कोड हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम टू सेम नहीं होता, कोई अलग तरीके से इंप्लीमेंट कराएगा, कोई अलग तरीके से इंप्लीमेंट कराएगा। ठीक है, सो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। उस स्टैंडर्ड को बिल्ड करने के लिए क्या बना, एफपी, विच इज नोन एज फंक्शनल पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 टाइप के फंक्शनल पॉइंट्स होते हैं। अब मैं इसको हाईलाइट करता हूं अच्छा सा। एक होता है ट्रांजैक्शनल फंक्शनल पॉइंट और एक होता है डेटा फंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज। डेटा फंक्शन में कैसे टाइप्स होते हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं। यहां देखो, ये हमारा क्या है, यूजर है। ये हमारा क्या है, यूजर, और एक और यूजर है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, और ये मान लो एक एक्सटर्नल सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी यूज़ करते हैं, वो OTS, ये क्या है, OTS बोल लो, ठीक है। तो सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है ना, ये देखो मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला था, इंटरनल लॉजिकल फाइल, इंटरनल लॉजिकल फाइल, ILF, मतलब जो एक्चुअल में आपका सिस्टम है दैट इज ILF। अब OTS में क्या होगा, ELF सॉरी, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, जो आपने कोड नहीं की है, जो आपने आउटसोर्स कराया हुआ है, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, जिसका मैंने नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सटर्नल इनपुट, EI। और फिर यूजर को इसी सिस्टम से क्या मिलेगा, आउटपुट, विच इज EO। अब एक यूजर होगा जो दोनों चीजें कर पा रहा होगा, इनपुट भी दे पाएगा और आउटपुट भी दे पाएगा। अब इनपुट आउटपुट क्यों, ये यूजर कोई दूसरा सिस्टम हो सकता है, अनदर सिस्टम, अनदर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनपुट भी दे पाएगा और आउटपुट भी दे पाएगा, तो इसलिए ये क्या देगा, EI, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट। ये होता है FP बेस्ड एस्टिमेशन। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, देखो EI को कैटेगराइज कर रहे हो, EI को वैल्यू दे रहे हो, EI यहाँ पे इसको भी वैल्यू दे रहे हो, EO को भी वैल्यू दे रहे हो, ELF को भी वैल्यू दे रहे हो और ILF को भी वैल्यू दे रहे हो, एंड देन यू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखो, यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, पढ़ लेना एक बार, एडवांटेजेस पढ़ लेना और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना। देखो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा सिस्टम हुआ तो उसमें ये सारे फैक्टर्स, ये सारे टाइप्स डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन, प्रोसेस बेस्ड में क्या होता है, देखो आप सब कुछ भूल जाओ, सारे आपको पता है एस्टिमेशन में हम क्या क्या फाइंड कर रहे होंगे, आप बस ये पढ़ो, बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू सीरीज ऑफ टास्क और प्रोसेस, दैट्स इट। मतलब आपका पूरा सा प्रोजेक्ट है, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट टास्क में ब्रेक कर दो और उसके हिसाब से एस्टिमेशन करो। अब सिंपल सा है, ये देखो, ये एग्जांपल पढ़ो, आप एग्जांपल पढ़ो। कंसिडर यू आर बिल्डिंग अ न्यू ई-कॉमर्स वेबसाइट। आपका स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 हमेशा याद रखना, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप, याद आया ना, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप। नेक्स्ट इज स्टेप 2, ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू टास्क। हमारा प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन का यही तो है कि आप उसको टास्क, उसको प्रोसेसेस में ब्रेक करो। टास्क 1 क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टास्क 2 क्या है, डिजाइन, टास्क 3 इज डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट कम्स स्टेप 3, नेक्स्ट इज स्टेप 3, इसमें हम क्या करते हैं, हर टास्क का एफर्ट कैलकुलेट करते हैं, हर टास्क का एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे टास्क 1 का 20 आवर्स, टास्क 1 का 20 आवर्स, टास्क 2 का 10 आवर्स, टास्क 3 का 50 आवर्स, टास्क 4 का 20 आवर्स, टास्क 5 को मैंने कितना दिया, 5 आवर्स दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें को स्टेप 4 में रिसोर्स के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कराना है, ठीक है। फिर स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, टास्क के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, टास्क के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं, मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, इसका सम कर दो, टास्क ड्यूरेशन आ जाएगा। फिर व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट और वी शेड्यूल द टास्क। मतलब अब जिसका टाइम कम लग रहा होगा, ये चीज़ें हो रही होंगी, तो उसके हिसाब से मैं उसको शेड्यूलिंग करा पाऊंगा। फिर स्टेप 7 में मैं टोटल एफर्ट कैलकुलेट करूंगा और टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट करूंगा। कैसे, ये समझ लो। सपोज आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स, आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स पर डे, टोटल सम कितना होगा इसका, 50 20 70 80 80 20 100 एंड 5 105 आवर्स, टोटल टाइम कितना है, 105 आवर्स। तो मेरे को टोटल डेज कितने लगेंगे करने में, 10.5 डेज, मतलब 10.5 दिन मेरे को लगेंगे ये प्रोजेक्ट बनाने में। समझा, देखा, LOC टाइप ही है, बस इसमें आप किस लेवल पे ब्रेक कर रहे हो, किस लेवल पे चीजें कर रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 8, जिसमें आप रिव्यू करते हो, रिफाइन करते हो अपने एस्टिमेट्स को। पता चला कि आपने टास्क 1 को जो 20 घंटे दिया था वो तो 4 घंटे में ही हो गया, फिर आपको सब चेंज करना पड़ेगा, पूरा एस्टिमेशन चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट, दिस इज प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन। So let's proceed further and we talk about use case based estimation। देखो आप ये समझो यूज केस क्या होता है। यूज केस क्या होता है, आपको पहले ये समझने की जरूरत है। यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन
of how a user interacts with the software system to achieve a specific goal। ठीक है, नहीं समझा होगा यूज केस क्या होता है। देखो, आप कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हो, आप अगर किसी भी तरीके का इंटरेक्शन अपने सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज अ यूज केस। दैट इज अ यूज केस, मतलब द वे यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर इज अ यूज केस। द वे यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर इज द यूज केस, करेक्ट। अब उसमें कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक्टर, गोल। एक्टर मतलब यू या ह्यूमन, एक्टर मतलब यू या ह्यूमन, गोल। फिर कुछ प्री कंडीशंस डिफाइन करते हैं कि मेरा टास्क शुरू होने से पहले ये सब चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर मेन फ्लो, मेन फ्लो मतलब यूज केस मैंने अगर कोई परफॉर्म किया तो कैसे डेटा फ्लो करेगा या कैसे चीजें फ्लो करेंगी, ये मेन फ्लो में आता है। अल्टरनेट फ्लो क्या होता है? देखो, अगर आपको ये सब चीजें नहीं भी पता है ना, इट्स ओके, काट दो ये, आप बस इतना याद रखो, नहीं समझते हो कॉम्प्लिकेट क्यों करना, ऑलरेडी यूनिट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो दिया हुआ है, आप यही एग्जांपल पढ़ लो। ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखो केस पॉइंट्स दे रहे होते हैं हम। ये एस्टिमेशन कैसा होता है, इसमें हम केस पॉइंट्स दे रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द यूज केसेस। ठीक है, आपने यूज केसेस समझ लिया कि यूज केसेस क्या होते हैं। अब हमें यूज केस एस्टिमेशन परफॉर्म करना है, तो इसमें क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे यूज केसेस को, फिर हम यूज केसेस को कैटेगराइज करेंगे, फिर उन यूज केसेस को वेट्स देंगे। ठीक है, यूज केसेस डिफाइन करो, उनको कैटेगराइज करो कि अच्छा इस टाइप का यूज केस, इस टाइप का यूज केस, इस टाइप का यूज केस। नाउ यू गिव वेट्स टू दोस क्लासेस। वेट्स दिया, टोटल एफर्ट कैलकुलेट करो, देन यू एस्टिमेट द एफर्ट एंड देन यू कैलकुलेट द ओवरऑल एफर्ट। नहीं समझा, आगे आ जाओ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के साथ मैं रेडी हूं आपके लिए, मुझे पता है आपको नहीं समझेगा, क्योंकि फैकल्टी वैसे ही पढ़ाती है, एग्जाम्पल तो समझाते नहीं। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैं बैंक का कुछ बना रहा हूं, बैंक एप्लीकेशन। यूज केस आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेप, यूज केस आइडेंटिफाई इज द फर्स्ट स्टेप। आपने यूज केसेस क्या हो सकते हैं, यूजर लॉगिन, व्यू अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर फंड्स, पे बिल्स, जनरेट अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या करो, उन्हें कैटेगराइज करो कि यार मैं 3 टाइप के यूज केस मान लो मेरे क्या हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एवरेज। ठीक है, तो यूजर लॉगिन सिंपल है बनाना, तो आई कंसिडर्ड इट वेरी सिंपल। व्यू अकाउंट बैलेंस इज ऑल्सो सिंपल। ट्रांसफर फंड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, वो मैं नहीं समझाता आपको। ठीक है, पेइंग बिल्स इज एवरेज, उसमें भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है फंड्स ट्रांसफर का। एंड देन इज जनरेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो एवरेज। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर कैटेगरी को वेट्स असाइन कर रहा हूं, जैसे सिंपल को 5 पॉइंट्स, एवरेज को 10 पॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स को 15 पॉइंट्स, एंड देन वी कैलकुलेट द टोटल एफर्ट। ठीक है, टोटल एफर्ट कैलकुलेट कर रहा हूं कैसे, ये देखो, सिंपल को मैंने कितना दिया था, 5 पॉइंट, तो यूजर लॉगिन का कितना हुआ, 5 पॉइंट, अकाउंट बैलेंस का भी 5 पॉइंट, ट्रांसफर फंड्स का 15 पॉइंट बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स, फॉर एवरेज आई हैव 10 एंड फॉर दिस ऑल्सो आई हैव 10। आप इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 20 विच इज 45। ठीक है, क्लियर, समझा होगा, मैंने टोटल एफर्ट निकाला। नाउ आई हैव टू एस्टिमेट एफर्ट पर पॉइंट। मान लो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 8 घंटे की। यार देखो, आप खुद सोचो, आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो, टाइम ही एस्टिमेट कर रहे हो ना, तो आप पॉइंट्स बोलोगे तो किसको क्या समझेगा। मैंने आपसे बोला मेरे को प्रोजेक्ट बना के बताओ कितने देर में बनाओगे, तो आप बोल रहे हो मैं 10 पॉइंट में बनाऊंगा। क्या होता है 10 पॉइंट, पॉइंट कुछ मैट्रिक तो होगा ना, कि 10 पॉइंट मतलब एक पॉइंट का बराबर मान लो 2 घंटा, तो आप 20 घंटे में प्रोजेक्ट बनाओगे। सिमिलरली फॉर 1 पॉइंट आई एम डिफाइनिंग 8 आवर्स। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द ओवरऑल एफर्ट, 45 into 8 which is 360 hours, and again I am including the overhead, and again I am including the overhead. करेक्ट, समझ गया होगा आपको। नाउ आई कम टू कोकोमो 2 मॉडल। नाउ आई कम टू कोकोमो 2 मॉडल। सबसे बेकार चीज को इस यूनिट में अगर एग्जिस्ट करती है तो दैट इज कोकोमो 2 मॉडल। मेरे पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत ज्यादा ट्रिगर होंगे क्योंकि मैं कोकोमो 2 मॉडल को ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है। बहुत अच्छा है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, एटलीस्ट आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, इट इज अ मॉडल that allows one to estimate the cost, effort and schedule when planning a new software development activity. ये सिंपल सा है, एक एस्टिमेशन मॉडल है, दैट्स इट। ठीक है, इसको बनाया किसने था, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेड बाय बैरी बोहेम, बैरी बोहेम। करेक्ट।
अब इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन मॉडल, एक होता है अर्ली डिजाइन मॉडल और एक होता है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल। ठीक है, अब एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन मॉडल क्या होता है? यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस यूजिंग RAD। RAD का फुल फॉर्म मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी क्या है, मुझे कसम से याद ही नहीं आ रहा है कि RAD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वो मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा, आप समझ लेना। अर्ली डिजाइन मॉडल क्या है? जब आप बहुत ही अर्ली फेजेस में हो आपके प्रोजेक्ट के, तो देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन मॉडल। मतलब आपको बहुत रफ एस्टिमेशन है कि अच्छा ये यही चीजें ही होंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल। जब आपका मॉडल सब कुछ बन गया है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, तो हम पोस्ट आर्किटेक्चर एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं। ये सबसे बेस्ट एस्टिमेशन होता है। मतलब इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, बहुत ही फाइन ट्यून्ड रहते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं। अब देखो, एफर्ट कंप्यूटेशन इन एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। इन दिस एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, प्लीज इसको आप याद कर लेना। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ उसके यूनिट्स हैं, जैसे PM इज एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पर्सन मंथ्स, मतलब 6 महीना, 6 मंथ्स, एक पर्सन 6 मंथ्स ले सकता है, या 8 मंथ्स और एनीथिंग। करेक्ट। नेक्स्ट इज NAP, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट्स रिक्वायर्ड। मतलब फॉर एवरी एप्लीकेशन आई एम गिविंग अ पॉइंट। जैसे उधर यूज केस पॉइंट दे रहा था, इधर मैं एप्लीकेशन पॉइंट दे रहा हूं। इधर परसेंटेज रीयूज, मतलब नंबर ऑफ रीयूज कंपोनेंट्स या अमाउंट ऑफ रीयूज कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो इधर डिफाइन है। एंड नेक्स्ट इज PROD, प्रॉड, ऑब्जेक्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी। इट इज फेच्ड फ्रॉम द टेबल। मतलब इस टेबल से अगर आप फेच करना चाहो तो दिस इज ऑब्जेक्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी। आई एम रियली सॉरी, मैं इधर आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एफर्ट कंप्यूटेशन इन अर्ली डिजाइन मॉडल। अर्ली डिजाइन मॉडल पता है हमें क्या होता है? इसमें यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें यूज क्या होता है? फंक्शनल पॉइंट्स। फंक्शनल पॉइंट्स हमें पता है क्या होता है। ठीक है, इसमें A बाय डिफॉल्ट डिफाइन रहता है 2.94। साइज ऑफ द साइज जो नंबर होता है वो किलो LOC होता है, मतलब किलो में लाइन्स ऑफ कोड। जैसे मान लो मैं अगर बोल रहा हूं ना 5000 लाइन्स ऑफ कोड, सो इट इज 5K LOC। ठीक है, B वैरी करता है 1.1 to 1.24 डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये क्यों है, कैसे है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पे टाइम नहीं है और मैं खुद भी नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज M is based on different aspects like schedule, support facilities, personal experience, etc. मतलब ये सिनेरियो बेस्ड है। M जो है वो सिनेरियो बेस्ड है। ठीक है, कोकोमो मॉडल आई अंडरस्टैंड नहीं क्लियर हुआ होगा, यही एक चीज है जो मेरे साइड से नहीं क्लियर हुई होगी, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। प्लानिंग करा लिया, सब कुछ करा लिया, आई एम रेडी टू स्टार्ट, आई एम रेडी टू बिगिन, लेट्स गो। अब इसमें आप क्या कर रहे हो? सारा स्टेटस दे रहे हो, टाइम डिफाइन कर रहे हो, इतना इतना ये सब चीजें लगेंगी, एवरीथिंग यू आर डिफाइनिंग इन दिस। करेक्ट। अब क्यों करना है? क्यों करूं भाई, आप मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलेगा आपको। आप क्लियर तो रहोगे कि मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे चीजें करना है। एक प्रॉपर प्लान रहेगा आप पे, कुछ भी करते नहीं बैठोगे मेरी तरह, है ना। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर रहेगा। अब स्टेप्स क्या है क्रिएट करने का? देखो, पहले तो आप अपने टास्क और माइलस्टोन्स को डिफाइन कर लो। अपने टास्क और माइलस्टोन्स को डिफाइन कर लो, फिर उन टास्क को सीक्वेंस में अरेंज करो। प्रायोरिटाइज, याद है प्रायोरिटाइजेशन। नेक्स्ट वन इज उन टास्क का ड्यूरेशन डिसाइड करो। याद आया, हम ड्यूरेशन डिसाइड करते थे, इसको 20 घंटा लगेगा, इसको 30 घंटा लगेगा, एंड एवरीथिंग। फिर टास्क को असाइन कर दो टीम मेंबर्स को, ये टास्क है, आपको करके लाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट फाइनलाइज करो और शेड्यूल करो। फाइनलाइज करो और शेड्यूल करो, और फिर मॉनिटर करते बैठो, फिर मॉनिटर करते बैठो। देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड दिस इज 5, एंड दिस इज 6। अब देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखो, ये एक साइकिल है। क्यों है ये साइकिल? देखो, 6 क्या है? मॉनिटरिंग है। क्या है? मॉनिटरिंग। अगर मॉनिटरिंग पे आपको पता चला कि आपका कोई इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप पे फिर से जाओगे, जिसमें आप टास्क ड्यूरेशन फिर से एस्टिमेट कराओगे कि अरे इतना टाइम बीत गया, और टाइम कितना लगेगा। देन यू अगेन असाइन टू द टीम मेंबर जो अच्छा परफॉर्म करे, एंड देन यू फाइनलाइज एंड शेड्यूल, एंड यू अगेन स्टार्ट मॉनिटरिंग। Hence, this total is a iterative process. Iterative
process. Correct? I hope everything is clear here. Let's proceed further. Principles of project scheduling. देखो पहला क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको मैं छोटे छोटे डिब्बे में बांट लेता हूँ. अब डिब्बे में बांट के क्या होगा यार, एक डिब्बा मैंने टीम मेंबर 1 को असाइन किया, दूसरा डिब्बा मैंने टीम मेंबर 2, तीसरा डिब्बा टीम नंबर 3 और चौथा डिब्बा टीम मेंबर 4. फिर बाद में एक टीम मेंबर 5 होगा जो इन सबको इंटीग्रेट करा देगा. इससे फायदा क्या हुआ, काम फास्ट हो रहा है ना, ऑब्वियसली काम फास्ट हो रहा है. अब एक ही टीम मेंबर रहेंगे, सारे एक साथ मिलके एक एक डब्बे पे काम कर रहे हैं. आप बोलोगे यार वो तो अच्छा है, लेकिन इससे क्या होगा, डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी. इंटर रिलेशन बिटवीन ईच कंपोनेंट शुड बी डिफाइंड. मतलब अगर ये कंपोनेंट, ये जो मेरा डब्बा है और ये डब्बे में अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन है तो वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए. नेक्स्ट इज टाइम एलोकेशन प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए. एफर्ट को वैलिडेट करने आना चाहिए. कैसे एफर्ट वैलिडेशन, मतलब क्या है कि जैसे आप ऐसे टास्क पे एफर्ट लगा रहे हो जिसका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, समझा. तो ये किससे पता चलेगा, एफर्ट वैलिडेशन से. नेक्स्ट इज डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्रॉपरली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो कि आपको यही काम करना है, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इससे आपका मैन पावर सेव होगा. देन डिफाइंड आउटकम्स. आपका आउटकम्स भी डिफाइन रहेगा इससे कि ये आउटकम्स मिलेंगे, ये चीजें मिलेंगी. कुछ अनएक्सपेक्टेड आया ना तो आपको ऐसे टेंशन नहीं आएगा, यू वोंट गेट ओवरवेल्म्ड. करेक्ट. नेक्स्ट इज डिफाइनिंग माइलस्टोन्स. प्रॉपर माइलस्टोन डिफाइन करोगे ना तो आपके टीम को और आपको भी अच्छा लगेगा और आपका प्रोजेक्ट बेटर वे में इंप्रूव हो पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द टाइमलाइन चार्ट. टाइमलाइन चार्ट क्या है, देखो टाइमलाइन चार्ट आप ऐसा समझ लो कि इट इज लाइक अ टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ स्टफ. टाइम टेबल जैसा चीज है. इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट. इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट डेटा इनपुट्स फॉर ईच टास्क. नीचे की थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं. देखो इधर क्या डिफाइंड है, थोड़ा लाइट मार्कर यूज किया जाए. इधर क्या डिफाइंड है, टास्क नेम डिफाइंड है. ठीक है, ये आपके कुछ टास्क आपने परफॉर्म किए. ठीक है. ये Q1 क्या है, ये क्वार्टर है, ईयर के क्वार्टर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल से लेके जून तक, और थर्ड क्वार्टर जुलाई टू दिसंबर फॉर एग्जाम्पल. फिर आपने स्टार्ट किया मान लो जनवरी 19 से. जनवरी 19 से आप कब तक चले, मार्च 19 तक चले. क्या चला आपका, प्लानिंग. ठीक है. उसी के साथ साथ फरवरी 19 के पास आपने कुछ स्टार्ट किया और मार्च 19 तक आपने रिसर्च भी किया. करेक्ट. सिमिलरली फॉर मार्च 19 यू डिड लाइक दिस. डिजाइन के लिए आपने ऐसा कुछ फॉर्म किया. फॉर इम्प्लीमेंटेशन आप इतना टाइम तक चले. एंड फॉर फॉलो अप यू डिड लाइक दिस. यही क्या है, टाइमलाइन चार्ट है, जिसमें आप टाइमलाइन दिखाते हो, टाइम लैप्स दिखाते हो, कितना टाइम लैप्स हो रहा है आपके किसी भी एक्टिविटी को. ठीक है, एक बार ये थ्योरी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट कम्स अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस. अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ मेजरमेंट टूल. इट इज अ मेजरमेंट टूल. ये क्या करता है कि मान लो आपकी कुछ बेस लाइन डिफाइंड है. दिस इज योर बेस लाइन, दिस इज योर बेस लाइन. और आपका प्रोजेक्ट का मान लो एक्चुअल लाइन ऐसा कुछ है, आपके प्रोजेक्ट का एक्चुअल लाइन ऐसा कुछ है. तो ये बेस लाइन से ऊपर है ना, बेस लाइन से ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल एक और प्रोजेक्ट है जिसका बेस लाइन ऐसा कुछ है, ये बेस लाइन से नीचे है. तो ये जो आप कर पा रहे हो ना, ये किसकी वजह से कर पा रहे हो, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस की वजह से. ये देखो यहाँ लिखा है, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस कंपेयर्स अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन टू द एक्चुअल शेड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस. अब आप टेक्नोलॉजी उठाओगे तो उसमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं, मत लिखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिखोगे ना तो सही है. अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस इज अ टेक्निक यूजिंग फॉर्मूलाज टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन द प्रोजेक्ट. वही फॉर्मूलाज यूज करते हैं हम इधर. ठीक है. अब कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे 0-100, 50-50 टेक्निक, 75-25. 0-100 में क्या होता है कि हम देखो, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस में कैसे है ना कि यू असाइन अ वैल्यू टू योर टास्क और अ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रेसिवली यू स्टार्ट फीडिंग द वैल्यूज अगेन. मतलब आप समझ लो कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट को. आप क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हो. जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसको और रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए चले जा रहे हो. ठीक है.
0-100 में क्या होता है कि स्टार्ट करेगा वो 0 से, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा एंड तक जैसे ही पहुंचा आप उसको 100 पॉइंट एक साथ दे दोगे। 50-50 में क्या है, 50 पॉइंट्स आपने पहले ही दे दिए उस टास्क को, वो टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा रिमेनिंग 50 पॉइंट्स यू विल गिव अकॉर्डिंगली, करेक्ट। और थर्ड टाइप क्या है कि 75 पॉइंट्स पहले ही दे दिए, फिर जैसे जैसे वो टास्क आगे बढ़ेगा उसको आप 25 पॉइंट्स एलोकेट करते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अर्नड वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। ये देखो, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा था ना, ये वो है, ये वो पॉइंट्स है, ठीक है। और आपने प्लानिंग कैसे की थी, ये आपकी क्या है, बेसलाइन है, ये आपकी क्या है, बेसलाइन है, ठीक है, ये आपकी बेसलाइन है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट देखो कैसा चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट देखो, आपका प्रोजेक्ट ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। आप समझ पाए क्या हुआ, आप कंपेयर कर पा रहे हो इसमें, आप क्या कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो कि मैंने कुछ बेस लाइन डिफाइन की थी, उससे अच्छा चल रहा है, उससे बेकार चल रहा है। अब आप यहां से क्या कर पाओगे, इससे क्या होगा, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप समझ लो ऐसा कुछ है कि डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू मैनेज, ब्रेक डाउन हो सकता है कब, जब कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए, मतलब ऐसा कुछ डिजास्टर हो गया कि आपका ये जो एक्चुअल वैल्यू था वो ऐसे डिप कर गया, शार्प डिप दिखा, ठीक है, स्टॉक्स वाला वैल्यू टाइप आप समझ पा रहे होगे, ऐसा कुछ अगर शार्प डिप दिखा तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो यही था आपके सिलेबस में, मैंने बहुत 2-3 चीज़ें इसमें नहीं पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं पूछेगा, अब भगवान जाने पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हुए ही मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो इधर हैं, ठीक है। सो गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे साइड से पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, इतना ही था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। चारों यूनिट के मैंने वन शॉट डाल दिए हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक छोटा सा गुड न्यूज़ है, मेरा चैनल 1K सब्सक्राइबर्स हिट कर गया है, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, आप ऐसे ही मेरे कंटेंट को सपोर्ट करते रहें एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू सेटिस्फाई माय विजन। मेरा विजन था कि मैं फ्री में कंटेंट अवेलेबल करा पाऊँ, और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते टाइम मैं पागल हो गया था, तो वो उससे मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ। मेरे टाइम में चैट जीपीटी नहीं था, या मेरे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, ऐसा कोई कंटेंट बताता ही नहीं था, ठीक है। सो गाइस, आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू आर गिविंग मी, ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। आप अच्छा करिए पेपर में, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं दूसरी किसी सीरीज के साथ, पीपीएल और समथिंग एल्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।